चलो, तो लास्ट क्लास में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बात कर रहे थे, याद है? पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस, दो थ्योरम था, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो बार बार यूज होगा, ठीक है? पैरेलल एक्सिस किसी भी तरह के बॉडी के लिए वैलिड है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सिर्फ 2 डायमेंशनल प्लेनर बॉडी के लिए वैलिड है। याद है? बहुत इंपॉर्टेंट बात था। अगला चीज, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में एक चीज खास होना चाहिए कि वो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करना चाहिए। मान लो ये सेंटर ऑफ मास है, इससे पास करते हुए एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? IC है, तो इससे d दूरी पे जो एक्सिस होगा, है ना, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो I, क्या लिख सकते हो? आ जाओ, IC प्लस MD स्क्वायर। कुछ याद आ रहा है? लेकिन ये तभी लिख सकते हैं जब ये सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ एक्सिस हो। आप कॉपी नहीं किए थे? इतना तो गैप था बीच में, लेक्चर भी डाल दिए हैं, कहाँ व्यस्त हो? हैं? चलो, जिंदगी में बहुत काम है, नहीं सब तो बेकार है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? फिर एक चीज़ था परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है कि मान लो एक प्लेनर बॉडी है, प्लेनर बॉडी मतलब बोर्ड के प्लेन में ही है ना? इस प्लेन में दो एक्सिस लेते हैं, एक को बोलते हैं IX और एक IY। कोई दिक्कत? IX IY दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इस ये जहाँ कट कर रहा है यहाँ से पास करता हुआ एक परपेंडिकुलर एक्सिस जिसको Z एक्सिस बोल रहे हैं, IZ क्या हो जाएगा? प्लस IY। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? पक्का? तो आगे काम स्टार्ट करें। ध्यान से देखो, तेजी से चलेंगे, सब छोटा छोटा चीज़ है इसलिए ज़्यादा इस पर टाइम नहीं लगा रहे हैं फालतू का, ठीक है? आवाज़ थोड़ा सा पीछे जाने में हो सकता दिक्कत हो, ठीक है? पहुंच रही है आवाज़? चलो, ये डिस्क है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकाल चुके हैं, कितना होता है? इस एक्सिस के अबाउट नहीं बताना, ये तो पता चल गया हमको इस एक्सिस के अबाउट बताना है। इसको क्या बोल रहे हैं? डायमीटर वाला एक्सिस, है ना? इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? जल्दी से शुरू, जल्दी जल्दी शुरू हो जाओ, कॉपी कलम चलाओ। ध्यान से देखो, अगर आप होशियार हो, अगर आप होशियार हो, है ना, हो हटा के, तो I निकालना बहुत आसान है। कैसे? इसको मान लेते हैं IX, ठीक है, और इसको मान लेते हैं IY। अच्छा, मेरे हिसाब से IX और IY में कोई अंतर नहीं है, ये भी डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये भी डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। थोड़ा सा टफ लैंग्वेज में बोले तो स्पेस इज आइसोट्रोपिक, है ना? एक्सिस घुमाने से कोई फर्क, एक्सिस का चॉइस आप पे डिपेंड करता है ना? अरे देखो ना, इसके अबाउट या इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, तो एक को मान लिए IX, एक को मान लिए IY और दोनों को मान लिए I। तो हम क्या लिख सकते हैं? IX प्लस IY बराबर IZ। IZ यहाँ पे पता है हमको, MR स्क्वायर बाय 2, तो इसको लिख दो 2I। तो कितना आ गया? MR स्क्वायर बाय 4। कोई दिक्कत? बहुत टफ था? अरे बहुत टफ था? यस सर। फिर एक अच्छा सवाल दिए थे कि ये एक सेमी सर्कुलर रिंग है। कैसा रिंग है? इसका मास m है, इसका मास m है, सेमी सर्कुलर रिंग का। ये नहीं कि पूरे रिंग जिससे काटे हैं उसका मास m है, इसका मास m है। ये इसका सेंटर कहीं रहा होगा, अरे है ना?
इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर यहाँ एक पॉइंट है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। शुरू हो जाओ। एक्सिस समझ में आ रहा है कैसे है? एक्सिस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर में है, कोई दिक्कत? इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। इस पॉइंट का नाम वो रख दो, ठीक है? इस पॉइंट का नाम ओ रख देते हैं। अच्छा, ओ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकते हो क्या? ओ के अबाउट बिल्कुल बता सकते हो। लास्ट क्लास में हम बताए थे, मान लो ये पूरा रिंग होता तो जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका ओ के अबाउट उतना ही इसका। तो ओ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका मान लेते हैं आई ओ, तो इसका भी मान लेंगे आई ओ। तो 2IO बराबर mr²। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? mr²। लेकिन मास यहाँ 2m हो गया, ये भी ध्यान में रखने का। अरे है ना, मास क्या है? 2m। समझ में ही नहीं आ रहा कुछ। तो IO कितना हो जाएगा? mr²। अच्छा, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी होगी? r। तो I बराबर क्या लिख देते हैं मस्त एकदम? IO प्लस mr²। अरे है कि नहीं? कौन सा थ्योरम लगाएं? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। वेरी गुड। ये मेरा एक्सिस है, इसके पैरेलल ये है, दूरी कितनी है? r। इसके अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया? mr²। तो इसमें जोड़ दोगे प्लस md², याद है? तो कितना आ गया? IO प्लस mr²। है कि नहीं? अरे है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? लिख के काट दो। कितनी बार समझाए कि यहाँ IC आना चाहिए हमेशा, कभी भी IO IA IB IC ID कुछ नहीं, CID CIB कुछ नहीं। ये क्या? IO। क्या हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास यहाँ होता है? याद आ रहा है कुछ कुछ कि गोबर करके बैठे हो? सर हो गया कब का, है ना? तो ये गलत है, जरूर लिख लेना कि गलत है। और ये मेथड जरूर लिखना, क्योंकि अधिकतर समझदार बच्चे यही मेथड यूज करते हैं जो आप लोग हो। चलो अब इसके सही मेथड पे चलें। IO बराबर mr², इसमें कोई गलती नहीं है, ये एकदम सही है। IO बराबर mr², है ना? अच्छा, यहाँ पे सेंटर मास कहीं होता, याद आ रहा होगा, तो यहाँ से 2r/π यही होता है ना सर? कुछ याद आ रहा है? सेंटर ऑफ मास सेंटर से 2r/π ऊपर होता, याद आ रहा है? तो यहां से एक एक्सिस मान लेते हैं हम, और इसको बोल देते हैं IC। क्या बोल देते हैं? IC। अच्छा सर, अब मतलब लिख सकते हैं IC बराबर IO प्लस m, ये जो भी दूरी है उसका स्क्वायर। इस दूरी को बोल देते हैं D। क्या बोल देते हैं? यहां से यहां क्या दूरी को बोल रहे हैं? D। कोई दिक्कत? तो हम क्या लिख सकते हैं? IC बराबर IO प्लस md²। फिर एक घूसा मारेंगे, उल्टा लिखना पड़ेगा। आप ऐसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि देखो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? IC। तो इससे D दूरी पे जो एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? ठीक है? अरे समझ में आया? तो यहां से IC निकल जाएगा, IO माइनस md², ये IC आ गया। अब ठीक है? सेंटर ऑफ मास से पास करते हुए एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब वो एक्सिस कहां पे? ये है, ये। अरे है ना? लेकिन हमको किसके अबाउट चाहिए? इसके अबाउट। तो ये दूरी कितना है? मान लो ये दूरी y है। क्या है? y। और y कैन बी रिटन एज r माइनस d। कुछ नहीं समझ में आ रहा? अरे आ रहा है, अरे आ रहा है। अब हम लिख सकते हैं IC बराबर, सॉरी, I बराबर IC प्लस my²। लिख सकते हैं?
अरे एम डी स्क्वायर से चेंज होता है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हे भगवान, जो नहीं आया तो कम से कम इतना तो याद कर लो कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, सेंटर ऑफ मास से पास करते हो एक्सिस के अबाउट, तो डी दूरी पे जो एक्सिस होगा उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा आई सी प्लस एम डी स्क्वायर। तो इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है आई सी, तो इससे y दूरी पे जो एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा आई सी प्लस एम वाई स्क्वायर, और y का वैल्यू क्या होगा r माइनस डी, और d का वैल्यू क्या होगा पाई। अच्छा IC का वैल्यू वहां से मिलेगा IO का वैल्यू डायरेक्ट पुट करो mr स्क्वायर माइनस md स्क्वायर प्लस तोड़ लो, सॉल्व कर लो, आंसर निकाल लो। आंसर में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। अब होमवर्क दे दे 2-4 और प्रैक्टिस करके आओगे। अरे करके आओगे। अच्छा रॉड का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है जल्दी से बताओ। रॉड है इसके अबाउट कितना निकाले थे ml स्क्वायर बाय 3। अरे नालायक। और इसके अबाउट ये एक्सिस जो है, अरे ये एक्सिस और ये एक्सिस कुछ नहीं समझ में आया, ऐसे बनाए थे किताब में। ठीक है। अच्छा एक अगर प्लेट है ऐसे m मास का प्लेट है और ये मान लो A ये B, ठीक है। इस प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट ma स्क्वायर बाई 12 होगा, निकाल चुके हैं। तो उसी तरह से इसके अबाउट mb स्क्वायर बाय 12 होगा। याद आ रहा है? कॉपी पलट के देखो याद आ जाएगा लिखा हुआ, ठीक है। उसमें शायद इसको b इसको d ऐसे कुछ माने होंगे, उससे कोई मतलब नहीं है ना। अरे इसके परपेंडिकुलर वाले लेंथ पे ही फर्क पड़ता है ना। तो ये एक तरह से समझो ना कि रॉड है जिसका लेंथ a है, मास m है, तो क्या हो जाएगा ma स्क्वायर बाय 12, और इसके अबाउट mb स्क्वायर बाय 12। इन दोनों के अबाउट तो आप निकाल ही लोगे, बता चुके हैं आपको। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके किसके अबाउट निकाल के लाना पता, इस एक्सिस के अबाउट, ऐसे समझ में आया। कहाँ परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, एक दूसरा इस एक्सिस के अबाउट। इस एक्सिस का मतलब समझ में आया। देखो कौन कौन एक्सिस बोल रहा है, पेपर है ना। एक तो इस एक्सिस के अबाउट, एक इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है, एक इस एक्सिस के अबाउट। मतलब यहाँ कॉर्नर को ऐसे हिंज करके ऐसे घुमाएंगे तो एक एक्सिस हो जाएगा ना ऐसे, समझ में आ रहा है। तो ये एक्सिस एक बीच से पास करता हुआ एक्सिस, कोई दिक्कत, होमवर्क करके लाओ। मतलब एक एक्सिस यहाँ, एक ऐसे, एक चाहो तो ऐसे बना लो, एक चाहो तो ऐसा बना लो, ठीक है। सब के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के लाना है, होमवर्क। समझ में आया? अरे समझ में आया। अच्छा हॉलोकॉन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर बुद्धि से बनाते थे एक लाइन में बन जाता। किसी से बना क्या हॉलोकॉन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया? होमवर्क दिए थे, नहीं समझ में आया तो ध्यान से देखना है। हॉलोकॉन है, ऐसे चिपकाओगे क्या बन जाएगा, डिस्क बन जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr स्क्वायर बाय 2, खत्म आंसर। हॉलोकॉन है, ऊपर से दबा देंगे तो जहाँ जहाँ खाली है वहाँ मास आके सेट हो जाएगा, mr स्क्वायर बाय 2, खत्म। फिर से ट्राई करके आना, अच्छा तरीके से ट्राई करके आना पूरा इंटीग्रेशन मेथड से। किसका किसका, हॉलोकॉन सॉलिड कॉन, कोई ट्राई करके आया? आप किए? करके आना, करके आना। और एलिमेंट वैसे ही लेना जिसे सेंटर ऑफ मास में लिए थे, एकदम मस्त बनेगा, ठीक है। कर क्या आओगे, हॉलोकॉन सॉलिड कॉन। यहां तक में कोई दिक्कत? अरे यहां तक में कोई दिक्कत? लिखते जाओ, काम हो जाएगा। चलो अब ऐसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कोई सवाल नहीं आने वाला, और लास्ट क्लास सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे था, ठीक है। तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कोई सवाल नहीं आएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बस रॉड का आएगा, तो वो तो आपको पता है। इसके अबाउट कितना होता है,
ml²/3 और इसके अबाउट ml²/12, बस इतना ही आएगा, ठीक है। इसके अबाउट हिंज किया हुआ, हिंज किया हुआ मतलब एक लकड़ी का फट्टा ऐसे दीवार में सटा के ऐसे कील मार दिए एक साइड से, तो छोड़ोगे तो क्या होगा, गिरेगा, और ऐसे गिरेगा ना, समझ में आ रहा है। m मास का है, l लेंथ का, कोई दिक्कत। अच्छा पीछे दीवार में कोई फ्रिक्शन विक्शन नहीं, ये नहीं कि सर गिर रहा तो पीछे फ्रिक्शन विक्शन लगा, कुछ नहीं। यहाँ से l/3 दूरी पे एक रस्सी बंधा हुआ, यहाँ से l/3 दूरी पे एक रस्सी बंधा हुआ, अपना वही प्यारा सा फिजिक्स वाला रस्सी है। फिजिक्स वाला रस्सी मतलब मासलेस इनएक्सटेंसिबल, है ना, मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। तो आपको इस रस्सी में टेंशन बताना है। अच्छा अभी के लिए हम बता देते हैं कि mg के को जो है आप सेंटर से लगता हुआ मान सकते हो, है ना। अभी पूरे रॉड के वेट को कहाँ से लगता हुआ मान सकते हो, उसके सेंटर से। इसका प्रूफ भी हम करेंगे आगे, इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसको बोलते हैं इफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। लेकिन अभी अगर आपको रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी देखना है तो mg कहाँ से लगता हुआ मान सकते हो, सेंटर से। कोई दिक्कत। अरे mg मतलब जानते हो वेट, वेट है ना, तो वेट फोर्स है ना, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो वेट भी बनाना पड़ेगा ना। तो शुरू हो जाओ कि इसमें टेंशन कितना हो जाएगा। देखो पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम से काम चलाते हैं। टेंशन किधर लग रहा होगा, ऑब्वियसली ऊपर mg। अब बचाइए हिंज, हिंज याद करो जब नॉर्मल निकालना बता रहे थे तो वहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आया था जब पॉइंट पॉइंट कांटेक्ट था, और बोले थे कि यहाँ पे नॉर्मल का डायरेक्शन हम डायरेक्टली बता नहीं सकते हैं, याद आ रहा। बोले थे हिंज कांटेक्ट है, इसको हम लोग रोटेशन में पढ़ेंगे। अलग अलग सरफेस पे नॉर्मल निकाले थे, उसमें एक ऐसा सरफेस आया था जब दो पॉइंट कांटेक्ट में था, तो बोले थे इस तरह के लिए हम नॉर्मल डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं कि किधर लग रहा होगा, है ना। कब बताएंगे, कैसे बताएंगे, तो रोटेशन में, ठीक है पक्का। तो मान लेते हैं हमको कुछ नहीं पता, इस पर फोर्स ऐसा लग रहा है F। कोई दिक्कत, बिल्कुल जनरल कंडीशन की बात कर, है ना। अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखो तो हमको सारा फोर्स दिख रहा है, या तो वर्टिकल में, है ना, हिंज, हिंज। अरे ये जो कांटी मारे हो वो भी तो फोर्स लगा रहा होगा, किधर लगा रहा हो वो थोड़ी हमको पता। तो यहाँ असल में दो अननोन, हाँ उसको हिंज फोर्स बोलते हैं, ठीक है। असल में यहाँ दो अननोन, लेकिन अगर आप लॉजिकली सोचो तो वो हिंज फोर्स वर्टिकल में ही लगा रहा हो। यहाँ पे डायरेक्शन बता सकते हो, बताएं क्यों, क्योंकि ये फोर्स इस लाइन में है, ये फोर्स इस लाइन में। अगर इस फोर्स का दो कंपोनेंट हुआ, इधर और इधर, तो इधर वाला तो चलो सब बैलेंस हो जाएगा, इधर वाले को कौन बैलेंस करेगा, कोई नहीं। और जैसे ही नेट फोर्स आएगा मतलब रॉड एक्सीलरेट करने लगेगा, बट हमको तो दिख रहा है कि रॉड एक्सीलरेट नहीं कर रहा, मतलब 100% ये हिंज फोर्स किधर लग रहा, वर्टिकल लग रहा। ऊपर या नीचे बाद की बात है, वो तो साइन आ जाएगा अपने आप, अरे है ना। अब बुद्धि से देखो तो ऊपर ही लग रहा। चलो तो बोल दिए F, कोई दिक्कत। अरे बोल दिए F। अननोन कितना, दो अननोन। एक इक्वेशन कहां से आ सकता है, तो एक इक्वेशन तो हमको ये पता है, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या इस इक्वेशन में ये मायने रखता है कि फोर्स कहां लग रहा, मायने रखता है? मेरे हिसाब से तो नहीं रखता। बार बार बोले थे इसमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का कोई मायने नहीं है। आप तो बस ये सोचो कि सेंटर ऑफ मास कहाँ है, उसका मोशन कैसा हो रहा है और उस पर फोर्स कैसे कैसे लग रहा। तो हम इसको ऐसे सोच सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास पे ऊपर F लग रहा है, ऊपर T लग रहा है और नीचे mg लग रहा है ना। और वर्टिकल में इसका एक्सेलरेशन क्या है, 0। तो पहला इक्वेशन तो मस्त लिख दो, F + T
माइनस mg नेट फोर्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। कोई दिक्कत? अच्छा एक चीज बताओ कि क्या ये रॉड घूम रहा? नहीं घूम रहा, तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। ऐसा करते हैं, ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क लिख लें सारे फोर्सेस का। अच्छा आप बोलोगे सर टॉर्क अभी तक पॉइंट के अबाउट बोल रहे थे, अब एक्सिस के अबाउट बोल रहे हो। याद करो ये इक्वेशन जो था ये एक्सिस के अबाउट लिखे थे, याद आ रहा है? और इसमें ये टॉर्क क्या था? टॉर्क का वो कंपोनेंट था जो एक्सिस के अलोंग हो, है ना? ध्यान से देखो तो यहां जो भी फोर्स है वो जो टॉर्क लगाएगा ना वो अपने आप एक्सिस के अलोंग ही आ रहा। जैसे इस mg का टॉर्क r क्रॉस mg किधर आ रहा है? अंदर की तरफ, लेकिन है तो एक्सिस के अलोंग ही ना। और इसके अबाउट अगर टॉर्क लिख रहे हैं, इस पॉइंट के अबाउट, हिंज पॉइंट के अबाउट, तो ऐसे घूम रहा है। r क्रॉस f किधर है? अंदर। क्या वो एक्सिस के अलोंग ही है? अरे है ना। अच्छा उसी तरह r क्रॉस t वो भी एक्सिस के अलोंग ही है। तो क्या ये इक्वेशन मस्त लगा सकते हैं, टॉर्क अबाउट एक्सिस इक्वल टू आई अल्फा? चलो तो एक्सिस के अबाउट टॉर्क लिखो, ये मेरा एक्सिस है। अरे है ना, है ना। अच्छा इसके अबाउट जैसे ही आप टॉर्क लिखोगे तो एफ का टॉर्क क्या आएगा? 0। mg का टॉर्क आएगा mg L/2। mg L/2 किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज को जनरली क्या लेते हैं? माइनस। और t का टॉर्क आएगा इधर से L/3 तो इधर से 2L/3, तो t इंटू 2L/3 बराबर आई अल्फा। आई कितना होता है इस एक्सिस के अबाउट? ml²/3 इंटू अल्फा 0 करोगे, इंटू अल्फा 0 करोगे। कोई दिक्कत? कुछ नहीं समझ में आ रहा है? फिर लगाओगे तब धीरे धीरे समझ में आएगा। कॉपी कलम चलाओ। टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा सीख रहे हो साथ साथ में आप। तो यहां से सॉल्व करो, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो t बराबर हो जाएगा मेरे हिसाब से 3/4 mg। सबका आया क्या? अच्छा टेंशन आ गया तो ये फोर्स निकालना बहुत आसान है। अरे है ना, क्यों? तो F बराबर है मेरा mg माइनस t। तो F बराबर क्या हो जाएगा? यहां तक में कोई सवाल, कोई परेशानी? नहीं है तो अगला सवाल लिखो यहीं पे। ये फोर्स F कितना हो जाएगा जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग? मतलब जैसे स्ट्रिंग को काटें तो ये रॉड सर्कुलर मोशन में आ जाएगा, आ जाएगा। तो जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग हिंज फोर्स कितना होगा? शुरू हो जाए। कैलकुलेट द हिंज फोर्स जस्ट आफ्टर cutting the string. Calculate the hinge force just after cutting the string. देखो हो तो आप लोग गधे, अभी बता दिए थे, अब ये बन जाना चाहिए था। ठीक है, बस उसको अप्लाई करना था, वो भी करने की कोशिश आप लोग
नहीं किए, खैर कोई बात नहीं। अगला चीज, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा हमेशा हमेशा तभी लगा सकते हो फॉर अ पॉइंट ऑन द एक्सिस और अ पॉइंट ऑन द रिजिड बॉडी, क्योंकि अल्फा का मीनिंग तभी होता है, याद है, बार बार बोल चुके हैं हम। टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा हमेशा एक्सिस के अबाउट ही लगाओगे या किसी पॉइंट ऑन द रिजिड बॉडी के अबाउट, और दिखाएंगे भी इस सवाल में, अभी नहीं, आगे बताते जाएंगे और फिर याद दिलाते जाएंगे आप, है ना, कि देखो एक्सिस के अबाउट लगा रहे हैं तो सही है, बॉडी पे भी किसी पॉइंट के अबाउट लगा रहे हैं टॉर्क इक्वल टू अल्फा तो काम कर रहा, लेकिन जैसे ही बॉडी से बाहर जाके किसी पॉइंट के अबाउट लगाएंगे टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। लेकिन बॉडी के बाहर जाके भी टॉर्क इक्वल टू डीएल बाई dt लगाएंगे तो काम करेगा, क्योंकि वो हमेशा वैलिड ही था। टॉर्क इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज वैलिड, याद आ रहा, बट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट ऑन द एक्सिस, याद आ रहा, बार बार बोले हैं, बार बार बोलेंगे। तो अब इसी में आप क्यों घबरा गए, ये देखो, जैसे ही रस्सी को काटोगे, ध्यान से सुनो, तो ये बॉडी मान लो हिंज फोर्स कुछ ऐसा लगने लगा, हमको नहीं पता, हिंज फोर्स कुछ ऐसा लगने लगा, तो यहाँ दो अननोन है असल में, एक तो फोर्स और एक थीटा, क्या दिक्कत, इसके कंपोनेंट करने के लिए थीटा चाहिए होगा ना, हे भगवान हे भगवान। अच्छा, जैसे ही रस्सी काटोगे तो मेरे हिसाब से ये ऐसे घूमने की कोशिश करेगा, अल्फा एंगुलर एक्सेलेरेशन। अच्छा, जैसे ही काटे हो तो इसके पास कितनी वेलोसिटी आएगी, 0। और 0 टाइम में अगर फाइनाइट वेलोसिटी आ गई तब तो इनफाइनाइट फोर्स चाहिए होगा, भूल गए, अरे भूल गए, तो वेलोसिटी तो अभी ऐसे काटे और ये थोड़े चल दिया हो, हाँ, लेकिन एक्सीलरेशन तो है। अरे ये बॉल जब ऐसे टॉप पॉइंट पे तो टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, एक्सीलरेशन कितना है, जी नीचे की तरफ, बिल्कुल उसी तरह काटने के जस्ट बाद अल्फा अगर नहीं होगा ना, अल्फा तो होना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ये फोर्स बैलेंस था वो कटा तो अनबैलेंस हुआ, अब ये घूमने के लिए तैयार हो गया, तो अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलेरेशन होगा तभी तो एंगुलर वेलोसिटी आएगी, अगर एंगुलर एक्सेलेरेशन भी 0 हो जाए तब तो कभी एंगुलर वेलोसिटी आएगी ही नहीं, ये ऐसे ही लटका रहेगा। क्यों, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, और अल्फा 0 हो गया तो डी ओमेगा क्या हो जाएगा, 0, मतलब चेंज इन ओमेगा क्या हो जाएगा, 0, मतलब ओमेगा क्या रहेगा, कांस्टेंट, मतलब 0 का 0 रहेगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा, मतलब जैसे ही काटेंगे इतना तो पता कि इधर ऐसे घूमने वाला टेंडेंसी शुरू हो जाएगा। हम क्या बोलते हैं, इस फोर्स को हम ऐसे तोड़ लेंगे, इस फोर्स को हम तोड़ लेंगे इधर, F पैरेलल और F परपेंडिकुलर, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब आप बोलोगे सर फोर्स को रिजॉल्व किए, मतलब आप एक्सिस ऐसे चूज किए हो, एक इधर और एक इधर, कुछ नहीं समझ में आ, सर एक्सिस चूज करने का तो रीजन होता है, यहां क्या रीजन है आपका, कोई बताएगा, हम एक्सिस ऐसे ही क्यों चूज किए, हम एक्सिस ऐसे ही क्यों चूज किए, हम एक्सिस ऐसे क्यों नहीं चूज कर लिए कि आप ऐसे मान लेते एक कंपोनेंट और एक इधर मान लेते, हैं नहीं है, कैसे पता, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, एकदम नालायक वाला जवाब। यहां पे एक और फोर्स लग रहा है mg, अरे लग रहा, ये तो छोड़ दो, ये कोई रीजन नहीं, ये हमको पता है कि जैसे इसको काटेंगे तो सेंटर ऑफ मास एक सर्कुलर पाथ पे चलेगा कि इसमें भी कोई शक है, जैसे ही इसको काटेंगे तो सेंटर ऑफ मास सर्कुलर पाथ पे चलेगा, इसमें किसी को कोई शक है, और सर्कुलर मोशन का या सर्कुलर पाथ का जो नेचुरल चॉइस ऑफ एक्सिस है वो आपको याद होना चाहिए, रेडियल और
टेंजेंशियल। सर्कुलर मोशन में हम एक्सिस चूज ही करते थे रेडियस के अलॉन्ग और टेंजेंट के अलॉन्ग, और लिखते थे नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर, और नेट फोर्स टुवर्ड्स टेंजेंट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन टुवर्ड्स टेंजेंट। कुछ नहीं याद आ रहा। अरे सर्कुलर मोशन में मेरा नेचुरल चॉइस ऑफ एक्सिस ही ऐसे होता था। तो यहां सेंटर ऑफ मास कैसे मोशन में है? सर्कुलर मोशन में। तो ये इक्वेशन जब हम लगा रहे होंगे तो बेस्ट चॉइस ऑफ एक्सिस क्या होना चाहिए? रेडियल टेंजेंशियल। कुछ नहीं समझ में। अच्छा, ये इक्वेशन लगाते वक्त क्या क्या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मायने रखता है? नहीं रखता। दैट मीन्स हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये सेंटर ऑफ मास ऐसे सर्कुलर पाथ पे है, अरे है ना, कितने दूर पे? ये इसका रेडियस क्या? L/2। कौन कौन सा फोर्स लग रहा? F परपेंडिकुलर, F पैरेलल, mg। अगर ऐसे लिख दें तो क्या कोई बुराई है? कोई बुराई नहीं है, क्योंकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कोई मायने ही नहीं रखता। ड्यूरिंग अप्लाइंग द इक्वेशन सिग्मा एफ एक्सटर्नल इक्वल टू MHCM, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या मायने रखता? कोई नहीं। तो आप ध्यान से देखो तो सेंटर ऑफ मास एक सर्कल में घूम रहा है, जिस सर्कल का रेडियस क्या है? L/2। अच्छा, इसका एक्सेलरेशन क्या? अल्फा। अल्फा से ही घूम रहा ना। ये भी तो सिखा चुके हैं, जिस अल्फा जिस ओमेगा से बॉडी एक्सिस के अबाउट घूमता, हर पॉइंट के अबाउट वही अल्फा वही ओमेगा होता। सो क्या है आप लोग? ठीक है, चलो। अच्छा, ओमेगा कितना होगा? 0। अभी जस्ट काटे हैं रस्सी, अभी जस्ट रस्सी काटे हैं, तो ओमेगा क्या होगा? 0। कोई दिक्कत? क्या हो गया? इक्वेशन लिखो। नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r, दैट इज 0। तो F पैरेलल क्या आ गया? 0। और इधर क्या लिखोगे इक्वेशन? ये अल्फा से ऐसे घूम रहा है, ध्यान से सुनना। ये अगर अल्फा से घूम रहा है तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना होगा? सेंटर मास का एक्सेलरेशन क्या होगा? ये भी नहीं आता ना निकालना। अरे रॉड अगर अल्फा से घूम रहा है तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा? अल्फा L/2। अरे होगा तो लिखो इक्वेशन। नीचे mg माइनस ऊपर m अल्फा L/2। सब बात लिखते जाना कि चूंकि सेंटर ऑफ मास सर्कुलर मोशन में है, इसीलिए हमारा एक्सिस का चॉइस कैसा था? रेडियल और टेंजेंशियल। याद आ रहा है? अच्छा, ये ऐसे क्यों लिख पाए, ये डायग्राम क्यों बना पाए? क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन को अप्लाई करते वक्त नेट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का कोई मतलब नहीं होता। समझ में आया? अरे समझ में आया? बहुत खराब स्थिति। अगला, ये इक्वेशन नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। समझ में आया? अगला इक्वेशन, दो अननोन, एक ही इक्वेशन दिख रहा है हमको। तो अगला इक्वेशन, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क लगाओ तो इस फोर्स का तो टॉर्क खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहीं से पास कर रहा है। सिर्फ किसका टॉर्क बचेगा? mg
L/2 किधर, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, माइनस साइन इक्वल टू आई ml²/3 इंटू माइनस अल्फा। माइनस अल्फा क्यों लिखे हैं, कोई समझा सकता है? क्योंकि अगर अंदर के डायरेक्शन को हम माइनस लिए हैं तो अल्फा भी तो ऐसे ही है। सेंस ऑफ रोटेशन भी तो देखोगे। तो अल्फा बराबर 3g/2l। इसको उठाओ, इसमें पुट कर दो, mg माइनस एफ परपेंडिकुलर इक्वल टू m इंटू L/2। L/2 करोगे तो क्या बचेगा, 3g/4। तो f परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, mg/4। अरे ये पीछे वाले के बराबर आ गया, संजोग से आ गया, है ना। ये मत सोचना कि हमेशा वही होगा, वो संजोग से आ गया, है ना। वहाँ पे वो जो रस्सी था वो L/3 पे ना रख के कहीं और खिसका के देख लेना, तो फोर्स चेंज हो जाएगा, है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? तो फोर्स का एक ही कंपोनेंट आ रहा है, कहाँ आ रहा है, रॉड के परपेंडिकुलर आ रहा है। कितना आ रहा है, mg/4 आ रहा। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो HC वर्मा का सेक्शन 10.12 निकाल लीजिए, 10.12। ये लिखिए और सेक्शन 10.12 निकाल लीजिए। लिख के लाने बोले थे हम, है ना। देखो पहले उसके जनरल फॉर्मेट पे चलते हैं, फिर वहाँ पे आएंगे, है ना। मान लो कोई बॉडी है ऐसे, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा ओमेगा से, बिल्कुल घबराना नहीं है ना। ऐसे एक्सिस है ना, उसके अबाउट कितने से घूम रहा है, ओमेगा से घूम रहा है। कोई दिक्कत? या और जनरल कर देते हैं, 3 डायमेंशनल बॉडी, और इस एक्सिस के अबाउट कितने से घूम रहा है, ओमेगा से। कोई दिक्कत? यहाँ से एक पार्टिकल ले लेते हैं r दूरी पे, ri दूरी पे mi पार्टिकल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, mi। ये सब घूम रहा है, कोई दिक्कत? अच्छा, इस mith पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, ओमेगा ri अंदर की तरफ। अरे अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो ओमेगा ri वेलोसिटी नहीं होगी इसकी, बता चुके हैं ऑलरेडी, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ith पार्टिकल क्या होगा, हाफ mi ओमेगा ri का होल स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी निकालना आता है ना, हाफ mv²। अच्छा, टोटल काइनेटिक एनर्जी बॉडी का निकालना है। होगा? थोड़ा सही से इसको रीअरेंज करोगे तो ओमेगा बाहर ले लो, बचेगा, अच्छा हाफ ओमेगा बाहर ले लो तो बचेगा सिग्मा ri² ओमेगा स्क्वायर। ये देखो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया उस एक्सिस के अबाउट, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गया, होगा। अब वर्मा जी बड़े प्यार से लिख रहे हैं कि कभी कभी इसको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बोल लेते हैं, है ना। इसको क्या बोल लेते हैं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। बट ध्यान से देखो तो ये कोई नई टाइप ऑफ एनर्जी
नहीं है। ये नहीं कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज डिफरेंट फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी। अरे ये तो हाफ एम बी स्क्वायर है भाई, कुछ नहीं समझ में है तो ये हाफ एम बी स्क्वायर, कुछ नहीं समझ में। अरे आया तो दिस इज जस्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, या ऐसा बोल सकते हो दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। अरे है कि नहीं? बट इज दिस अ न्यू काइंड ऑफ एनर्जी? नहीं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट अ न्यू काइंड ऑफ एनर्जी, इट इज जस्ट काइनेटिक एनर्जी। हे भगवान, सिंगल पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर होता था, सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी सिग्मा हाफ आई एम आई बी आई स्क्वायर करते थे कि नहीं? अरे वही तो किए हैं। तो इज इट अ न्यू काइंड ऑफ एनर्जी? नहीं। वर्मा जी भी बड़े प्यार से लिख रहे हैं, सम टाइम इट इज कॉल्ड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, दैट डजंट मीन कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज अ न्यू काइंड ऑफ एनर्जी, है ना। एक तरह से बोल सकते हैं कॉन्टेक्स्ट बेस्ड है कि कहां पे इसका यूज कर रहा है। बट मेरे हिसाब से कोई नया एनर्जी ये नहीं है। क्या ये चीज आपके समझ में आ रहा है? पक्का? अच्छा, उसके जस्ट नीचे एक और डेरिवेशन है, पावर डिलीवर्ड एंड वर्क डन बाय टॉर्क। पावर डिलीवर्ड एंड वर्क डन बाय टॉर्क, तो उसको हम थोड़ा सा अलग मेथड से करते हैं, वर्मा जी से थोड़ा सा अलग मेथड से करते हैं। वो मेथड भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मान लो इसी में कर लेते हैं, यहां पे पहले यहां तक लिख लो, पावर डिलीवर्ड एंड वर्क डन बाय टॉर्क फॉर अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, फॉर अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। मान लो ये लिख लो, अच्छे से लिख लो, यहां तक सब लिख लिए। वर्मा जी का डेरिवेशन समझ में आया? सीधा सीधा क्या किए, वर्क को डिफ्रेंशिएट कर दे, डी डब्ल्यू बाई डी टी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पावर। कोई दिक्कत? हम देखो ऐसा कर रहा है, मान लो एक बॉडी है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है। मान लो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है एफ, क्या लग रहा है? एफ। तो इस फोर्स का दो कंपोनेंट कर सकते हो, मान लो ये अल्फा एफ कॉस अल्फा और इधर एफ साइन अल्फा। घुमाने के काम में कौन आ रहा होगा? तो टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट कौन प्रोड्यूस करेगा? अगर आप टॉर्क देखो तो वो हो जाएगा एफ साइन अल्फा इंटू आर। ऐसा तो इतना तो आ चुका होगा, आप नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे करो, फोर्स आर साइन अल्फा, तो भी इतना ही आएगा, रहेगा। तो टॉर्क ये कितना प्रोड्यूस कर रहा है? एफ साइन अल्फा इंटू आर। मान लो बहुत छोटा सा एंगल डी थीटा घूम गया, कितना घूम गया? ये कितना घूमा? डी थीटा। तो फोर्स के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? आर डी थीटा। वर्क का डेफिनेशन याद है? वर्क क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग फोर्स, या कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग फोर्स। तो ये अगर थीटा से घूमा तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हुआ, कितना डिस्प्लेस हुआ? आर डी थीटा। अरे छोटे एंगल के लिए वैलिड होता है ना, ये सब कर चुके हैं। तो वर्क क्या हो जाएगा? छोटा सा वर्क एफ साइन थीटा आर डी थीटा, सॉरी साइन अल्फा। अरे होगा डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ साइन अल्फा आर डी थीटा। एफ साइन अल्फा आर मेरे हिसाब से टॉर्क है। तो अगर कोई बॉडी एक एक्सिस के अबाउट घूम रहा है तो एक्सिस के अबाउट टॉर्क अगर टाउ है तो डी थीटा घूमने पे कितना वर्क होगा? टाउ डी थीटा। कुछ कुछ मिलता जुलता वैसा। याद आ रहा है? अरे याद आ रहा है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
अरे आ रहा, अरे आ रहा। अच्छा ये फिक्स एक्सिस के अबाउट घूम रहा है तो थीटा या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, और टॉर्क भी या तो प्लस होगा या तो कुछ नहीं समझ में आया। तो इस चीज का ख्याल रखते हुए, मतलब टॉर्क और डी थीटा का सेंस इसमें आपको सही से यूज करना है। नहीं समझ में आ रहा? अरे समझ में आ रहा? ये बॉडी अगर इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा तो टॉर्क का कौन सा कंपोनेंट लेना है जो एक्सिस के अलोंग है। तो एक्सिस के अलोंग का मतलब क्या हुआ, ऐसे या ऐसे, तो ये प्लस तो ये माइनस। अच्छा अगर बॉडी ऐसे घुमा तो थीटा प्लस, और ऐसे घुमा तो थीटा माइनस। अरे समझ में आया? अच्छा वर्क निकालना है तो हो जाएगा। अच्छा पावर निकालना है, अब देखो ये सब नया चीज नहीं है। आपको लग रहा सर ये सब नया चीज इतना तेजी तेजी में पढ़ा रहे, नहीं। एफ डॉट डी एस डिफ्रेंशिएट किए थे, पावर आया था यहाँ डी टी, यहाँ डी टी, डी एस बाई डी टी वेलोसिटी आया था, एफ डॉट भी आया था, आया था। अच्छा वहाँ एंगल अलग अलग हो सकता है, यहाँ एंगल या तो 0 या 180 होगा। टॉर्क ओमेगा, टॉर्क ओमेगा, अरे होगा, अरे होगा। तो सर उसके लिए भी तो cos 0 cos 180, नहीं, प्लस माइनस से काम चला लो। टॉर्क इधर है, ओमेगा इधर है, तो अपने आप एक में माइनस साइन आ जाएगा। अरे समझ में आया? तो ये हो गया वर्क डन बाय टॉर्क फॉर ए रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स एक्सिस, और ये हो गया पावर डिलीवर्ड बाय टॉर्क फॉर ए रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स एक्सिस। जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो। अगला सवाल, वही रॉड वही रस्सी, वही रॉड वही रस्सी, यहाँ था, रस्सी काट दिए। क्या किया, रस्सी काट दिए, तो ये कुछ नीचे गिरा, यहाँ, तो यहाँ आ गया। कितना नीचे आया, तो मान लेते हैं थीटा नीचे आ गया। कितना नीचे आ गया, थीटा। अब फिर से बताना, कैलकुलेट द हिंज फोर्स व्हेन द रॉड हैज डिसेंडेड बाय एन एंगल थीटा, है ना। अब हिंज फोर्स बताना है ना, कैलकुलेट द हिंज फोर्स व्हेन द रॉड हैज डिसेंडेड बाय एन एंगल थीटा। कहां से छोड़ा गया था, हॉरिजॉन्टल पोजीशन से, याद आ रहा है? फाइंड द हिंज फोर्स व्हेन द रॉड हैज डिसेंडेड, डिसेंडेड मतलब गिर गया, व्हेन द रॉड हैज डिसेंडेड बाय एन एंगल थीटा। अगेन जब रॉड यहाँ है तब नहीं, अब है, मेरा इंटरेस्ट है जब रॉड ऐसे आ गया, है ना। अगर लॉजिकली सोचो तो यहाँ पे भी बेस्ट चॉइस ऑफ एक्सिस वही होगा, अलोंग द रॉड परपेंडिकुलर टू द रॉड। क्यों? क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास एक सर्कुलर मोशन में, अरे है, तो हम यहाँ पे एक्सिस ऐसे चूज कर लें, रॉड के पैरेलल और रॉड के परपेंडिकुलर। अच्छा ये मेरे काम का नहीं है, ये तो एक्सिस, ये तो शुरू वाला पोजीशन है ना, ये मेरे किसी काम का नहीं है, एक तरह से रेफरेंस लाइन है कि नहीं है। हिंज फोर्स कब पूछा, पता चल रहा है आपको, जब रॉड ऐसे हो गया है, अब पूछ रहा है हिंज फोर्स, तो क्या किए, ऐसे मान लिए, एफ पैरेलल एफ परपेंडिकुलर। अगेन लॉजिक, लॉजिक क्यों, क्योंकि मेरा सेंटर मास सर्कुलर मोशन में है, तो बेस्ट चॉइस ऑफ एक्सिस क्या होगा, अलोंग रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू रेडियस। याद आ रहा है? अच्छा एम जी यहां कहीं लगेगा, कोई दिक्कत? अरे हाँ ना बोलते जाना मेरे भाई,
ये एंगल क्या है, थीटा, तो ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा mg साइन थीटा और ये mg कॉस थीटा। अब बोलोगे सर mg को क्यों तोड़े भाई, एक्सिस चूज कर लियो तो ऐसे ही तोड़ना होगा ना सारे फोर्सेस को। कुछ नहीं समझ में आ रहा, अरे एक्सिस चूज किए हैं तो सारे फोर्स सारे एक्सेलेरेशन को ऐसे ही तोड़ना होगा ना। अरे भगवान, अरे भगवान, सही बात है ना, सही बात है ना। चल अच्छा, ये कितने से घूम रहा था, मान लेते हैं ओमेगा से घूम रहा, और एंगुलर एक्सेलेरेशन क्या है, अल्फा। यहां तक में कोई दिक्कत? अच्छा, ध्यान से देखो तो इस रॉड को ऐसे बना सकते हो फ्री बॉडी डायग्राम। ये जिसके अबाउट घूम रहा है, L/2 पे मास m है, अरे है, इस मास पे फोर्स कैसे लग रहा है, इधर mg cos थीटा और इधर mg साइन थीटा और इधर F पैरेलल F परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत? अरे हाँ कि ना? अच्छा, इस पॉइंट का थोड़ा सा एक्सेलेरेशन पे गौर करें। अगर ये अल्फा से घूम रहा है तो इस पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन अल्फा L/2, अरे अल्फा आर होता है, और इधर ओमेगा स्क्वायर आर सेंटर की तरफ, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर L/2। हे भगवान, रेडियल और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन नहीं आता है, रेडियल होता है ओमेगा स्क्वायर रेडियस और टेंजेंशियल होता है अल्फा आर। चलो, नेट फोर्स टुवार्ड्स सेंटर कितना दिख रहा है, F पैरेलल माइनस बराबर m ओमेगा स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। नेट फोर्स चार अननोन दो इक्वेशन, चार अननोन दो इक्वेशन, दो कहां से आएगा, एक तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, रोटेशन के एक्सिस के अबाउट लगा सकते हैं, अरे लगा सकते हैं, तो इस एक्सिस के अबाउट अगर टॉर्क लोगे तो मेरे हिसाब से आ जाएगा mg cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय लेंथ L/2। टॉर्क भी लिखना आता है कि नहीं, टॉर्क लिखना आता है, टॉर्क लिखना आता है, नहीं आता सिखा देते फिर से लो। mg ऐसे लग रहा है, अरे mg लग रहा है, ये एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा है ना। अच्छा, इस पॉइंट के अबाउट लो ना, फिर देखेंगे एक्सिस के अबाउट, पहले पॉइंट के अबाउट तो लेना आता है। फोर्स इधर, ये पोजीशन, ये यहाँ तक नहीं है, यहीं तक है, बट ये देखो पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन और ये फोर्स, तो दोनों के बीच का एंगल 90 माइनस थीटा। तो R क्रॉस F किधर आ रहा, हमको तो दिख रहा है एक्सिस के अलॉन्ग ही आ रहा, अंदर की तरफ आ रहा, एक्सिस के अलॉन्ग ही आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है। कितना आएगा, तो mg L/2 साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, तो अंदर वाले टॉर्क को ही पॉजिटिव ले लें, मेरी मर्जी, तो लिख सकते हैं mg L/2 cos थीटा। तरीका नंबर 2, फोर्स का वो कंपोनेंट जो लाइन ज्वाइनिंग के
परपेंडिकुलर हो मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, ये भी एक तरीका था, याद करो। mg/l/2 cos थीटा, ये हो गया टॉर्क, किधर अंदर की तरफ, इसी को प्लस मान लिए, इक्वल टू आई अल्फा ml²/3, और अंदर कोई प्लस लिए तो अल्फा प्लस, अरे अल्फा प्लस पता नहीं, यहां से अल्फा आ जाएगा मेरे हिसाब से, अरे अल्फा आ जाएगा, अल्फा कितना आ रहा बताओ, 3 थीटा बाय 2l, ठीक है। अच्छा, ओमेगा निकालने का दो तरीका, ओमेगा निकालने का दो तरीका, ओमेगा भी चाहिए ना, अरे जीरो होगा, बढ़ते 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 ओमेगा हुआ होगा, ओमेगा निकालने का दो तरीका, या तो अल्फा को ऐसे लिख लो, स्ट्रेट लाइन मोशन में भी किया, ये क्या है ओमेगा, तो अल्फा कैन बी रिटन एज ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा, तो ओमेगा डी ओमेगा बाय बराबर अल्फा डी थीटा, अरे होगा, इंटीग्रेट करोगे, ओमेगा शुरू में कितना था 0, बाद में फाइनली ओमेगा निकालना है, ओमेगा अल्फा सॉरी थीटा शुरू में क्या था 0, बाद में कितना हो गया थीटा। अच्छा सर यहाँ पे अल्फा कांस्टेंट है क्या, नहीं, अल्फा थीटा का फंक्शन है, देखो ना, उसको उठा के उसमें पुट करोगे, इंटीग्रेट करोगे, आंसर आएगा। तरीका नंबर 1, करो, आएगा नहीं, करो गधा। नहीं ऑनलाइन, हाँ तो ये किसी का नहीं, अरे गधा इंटीग्रेट करने नहीं आता, बाप रे, ओमेगा²/2 आएगा ये साइड, और इधर आ जाएगा 3g साइन थीटा बाय 2l, हाँ कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, 3g साइन थीटा बाय 2l, तो ओमेगा का वैल्यू क्या आएगा, सॉरी ओमेगा² का वैल्यू क्या आएगा 3g साइन थीटा बाय l। अब यही चीज़ हम दूसरे मेथड से निकालते हैं, एनर्जी से, किससे, एनर्जी से। देखो ये रॉड जब नीचे गिरा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घटी, अरे घटी, वो किस में चली गई, रॉड की काइनेटिक एनर्जी में, अरे है, अरे है, कुछ नहीं पता। तो अच्छा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितने से घटी, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में सिर्फ देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर नीचे हुआ, याद आ रहा, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बॉडी कैन बी रिप्लेस्ड बाय सेंटर ऑफ मास, वी हैव प्रूव्ड इट, अरे है ना। तो ये L/2, तो ये नीचे कितना गिरा होगा सेंटर, आप ही बताओ, अरे ये L/2 है ना, ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा L/2 साइन थीटा, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आ जाएगा mgL/2 साइन थीटा, दिस मस्ट बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा अभी तुरंत सीखे हैं कि अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा फिक्स एक्सिस के अबाउट तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा² लिखा जा सकता, अरे लिख सकते हैं, तो हाफ आई ml²/3 ओमेगा², हाफ से हाफ मर गया, m से m मर गया, तो ओमेगा² बराबर 3gl साइन थीटा, सेम आ गया क्या, अरे सेम आ गया क्या, तो जादू हो गया। अब देखो हाँ, अरे ये अब आया तो आप उतना मेहनत किए, हम यहाँ से निकाल दिए,
तो देखो एनर्जी का ताकत दिखा, अरे दिखा। अब देखो ओमेगा पता है, अल्फा पता है, तो एफ पैरेलल एफ परपेंडिकुलर निकल जाएगा, अरे निकल जाएगा, निकाल के लाओगे। अगला क्लास यहीं से शुरू करेंगे। अरे ओमेगा पता, इसमें पुट करोगे तो एफ पैरेलल आ जाएगा, अल्फा पता, इसमें पुट करोगे तो एफ परपेंडिकुलर आ जाएगा, अरे आ जाएगा, अरे आ जाएगा, कहानी खत्म। अगले क्लास में इरोडोव लेके जरूर आए, क्योंकि बहुत सारा सवाल इरोडोव से होगा। ठीक है, पक्का मंडे को आना, ठीक है। तो आज के क्लास में कोई डाउट है तो पहले पूछ लो, जाके थोड़ा सा रिवाइज कर लिया करो, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी नहीं तो अब, है ना। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स अपने चरम पे।